नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर एक्स पर, जहां डर बस शुरू होता है। अगर आप पुराने राजाओं महाराजाओं की डरावनी कहानियों में विश्वास रखते हैं, तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। साल था 1712। भारत के उत्तर में स्थित सामंतगढ़ रियासत अपने वैभव और रहस्यमयता के लिए जानी जाती थी। वहां का शाही महल, जिसे वापसी महल कहा जाता था, इतिहास में एक काली छाया की तरह दर्ज है। कहा जाता है कि इस महल के गलियारों में आज भी किसी की घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, पर वो कोई नर्तकी नहीं होती। राजा वीर सिंह, सामंतगढ़ के शासक का बेटा युवराज आदित्य सिंह, एक वीर पर रहस्यमयी व्यक्तित्व का धनी था। कहते हैं वो रात के तीसरे पहर जंगलों में निकल जाता और लौटता तो उसकी आंखों में कोई और ही दुनिया झलकती। राजमहल में हर कोई जानता था कि आदित्य सिंह कुछ छुपा रहा है, कुछ भयानक। एक रात राजा वीर सिंह को सपना आया। उनके महल के पुराने तहखाने से किसी की चीख सुनाई दे रही थी। उन्होंने अगले ही दिन तहखाना खुलवाया, पर वहां सिर्फ धूल, जाले और टूटी जंजीरें थीं, और एक दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगा। उसी रात आदित्य सिंह ने पहली बार तेज बुखार की शिकायत की। वैद्य, तांत्रिक, हकीम सबने हाथ खड़े कर दिए। युवराज का शरीर गर्म होता जा रहा था, पर दिल ठंडा। वो अजीब अजीब बातें करने लगा। मैं तो मर चुका हूं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं सिर्फ वापस आया हूं। रानी की आंखों में डर था। उन्होंने छुपकर युवराज की रातों की गतिविधि देखनी शुरू की। एक रात उन्होंने देखा आदित्य सिंह अपने कमरे की खिड़की से कूदकर महल के पिछवाड़े बने पुराने कुएं की ओर जा रहा है। रानी चुपचाप पीछे पीछे गईं, और उन्होंने जो देखा वह आज तक किसी को नहीं बताया। आदित्य सिंह कुएं के पास जाकर जमीन पर बैठ गया और जोर से बोला, अब तो तुम मुझे पहचानते हो ना? देखो, मैं लौट आया 100 साल बाद, उसी खून के साथ जिस खून से तुमने मुझे धोखा दिया था। रानी वहीं बेहोश होकर गिर गई। सुबह महल में अफरा तफरी मच गई। रानी की हालत गंभीर थी और युवराज गायब। राजा वीर सिंह ने आदेश दिया कि महल के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं, कोई भी बाहर न जाए। पर वो भूल गए कि जो अंदर है वो अब इंसान नहीं रहा। उसी रात से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सेनापति के बिस्तर के पास किसी ने खून से लिखा, अब हर एक का हिसाब होगा। कई रक्षकों ने दावा किया कि उन्हें एक सफेद घोड़े पर सवार बिना आंखों वाला युवक दिखा, जो कहता था, मैं आदित्य सिंह नहीं हूं, मैं वह हूं जिसे जलाया गया था, जिंदा। महल के मुख्य रक्षकों ने राजा वीर सिंह को बताया कि उन्होंने पिछली रात कुछ ऐसा देखा जो किसी स्वप्न से कम नहीं था। महल की छत पर सफेद धुएं की तरह एक आकृति उठी, और फिर हवा में गूंजा एक डरावना स्वर, तुम सबने मुझे मिटा दिया, अब मैं सबको मिटा दूंगा। राजा वीर सिंह घबरा चुके थे, पर उन्होंने अपने दरबार में उस दिन एक पुराने तांत्रिक को बुलवाया, ब्रह्मानंद दास। कहते हैं कि वह तांत्रिक 120 वर्ष का था और कई राजघरानों के छुपे रहस्यों का साक्षी रह चुका था। ब्रह्मानंद दास ने आते ही युवराज आदित्य सिंह की तस्वीर देखी और चुप हो गया। ये वो नहीं है, ये शरीर उसका है, लेकिन आत्मा किसी और की है, उसने कहा। राजा ने पूछा, किसकी? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा है राजकुमार तुषार वर्मन की। 113 साल पहले इसी सामंतगढ़ में एक बगावत हुई थी। तब के राजा ने अपने सौतेले भाई के बेटे तुषार वर्मन को धोखे से जिंदा जला दिया था, एक कुएं के भीतर। राजा वीर सिंह सन्न रह गए। क्या कह रहे हो? वो सब तो केवल एक कथा थी। नहीं, ब्रह्मानंद ने कहा, तुषार वर्मन की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। उसका शरीर तो जल गया था, पर आत्मा कुएं में ही अटकी रही। और अब जब युवराज आदित्य सिंह ने किसी तांत्रिक किताब से जुड़ी एक माला पहनी, तो वो आत्मा उस पर सवार हो गई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि कुएं को सील कर दिया जाए, लेकिन देर हो चुकी थी। उसी रात दरबार के मुख्यमंत्री की लाश महल के अहाते में मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और जुबान बाहर निकली थी, जैसे कुछ भयंकर देखा हो। दीवार पर लिखा था खून से, 1 हो गया, अब 5 बाकी हैं। महल की रानियों को छुपा दिया गया, पर अगले दिन ही रानी कोमल देवी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या से पहले उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी।
वो आदित्य नहीं है। उसकी आंखों में जब भी मैं देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे अतीत से घूर रहा है। मैं उसके पास बैठती तो लगता जैसे आग की लपटें मेरी आत्मा को जला रही हों। अब पूरे महल में सिर्फ एक सवाल था, तुषार वर्मन आखिर चाहता क्या है? ब्रह्मानंद दास ने कहा, वो बदला चाहता है उन 5 वंशजों से जिन्होंने 100 साल पहले उसकी हत्या में भाग लिया था। राजा चौंक गए। कौन है वो 5? तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, राजा वीर सिंह, आप और आपका परिवार। अब डर महल के हर कोने में था और आदित्य सिंह, या कहें तुषार वर्मन, अब खुलेआम महल में घूमता था। महल के लोग उसे देखते, कभी दरबार में, कभी महारानी के कमरे में, कभी शस्त्रागार में, और उसकी आंखें अब गहरी काली हो चुकी थीं। उनमें आग नहीं, सिर्फ अंधकार था। एक रात राजा वीर सिंह ने तांत्रिक को बुलाकर कहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ब्रह्मानंद ने कहा, वापसी का रास्ता सिर्फ एक है, तुषार वर्मन की हड्डियों को कुएं से निकालकर पूरे वैदिक विधि से जलाना होगा। लेकिन यह करना बहुत कठिन है, क्योंकि अगर आत्मा को जरा भी भनक लग गई तो पूरा महल जलकर राख हो जाएगा। उस रात जब तांत्रिक और 4 सैनिक कुएं के पास पहुंचे तो वहां हवा थम गई थी और कुएं से एक जानी पहचानी आवाज आई, मुझे जलाने आए हो? अच्छा है, अब मैं तुम्हें भी वहीं भेजूंगा। कुएं से अचानक एक धुआं उठा और सैनिकों की चीखें सुनाई देने लगीं। ब्रह्मानंद दौड़कर भागा, लेकिन जाते जाते देख पाया एक अधजला लड़का कुएं के मुंह पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। ब्रह्मानंद तांत्रिक महल वापस पहुंचा तो उसके कपड़े राख से सने थे और आंखें फटी हुई थीं। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक ही बात दोहराता जा रहा था, वो अब सिर्फ शरीर नहीं है, वो खुद कुएं की आत्मा बन गया है। राजा वीर सिंह ने उसे झकझोरा, बोलो ब्रह्मानंद, मेरा बेटा जिंदा है या नहीं? तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य सिंह की आत्मा कुएं के अंदर कैद है और तुषार वर्मन अब उसके शरीर से भी बाहर निकल गया है। वो अब हवा में है, दीवारों में है, खिड़कियों से झांकता है, और सबसे खतरनाक बात, अब वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। महल में डर का माहौल और गहरा हो गया। अब केवल आदित्य नहीं, कोई भी भूत बन सकता था। और वही हुआ। 3 दिन बाद रसोई में काम करने वाले महाराज ने महल के सबसे बुजुर्ग रक्षक को आग में फेंक दिया। जब उसे पकड़ा गया तो उसकी आंखें काली थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। अब मैं एक नहीं, हर कहीं हूं। ब्रह्मानंद ने राजा से कहा, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो महल को छोड़ दो और भाग जाओ, या फिर अंतिम यज्ञ करो, अग्नि समर्पण तांत्रिक यज्ञ। पर इस यज्ञ में बलिदान देना होगा, और वो भी किसी राजवंशी का। राजा हिल गए। मतलब मेरे बेटे को मारना होगा? नहीं, ब्रह्मानंद बोला, अब वो तेरा बेटा नहीं रहा। राजा रात भर सोचते रहे और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। अगली सुबह महल के बीचों बीच यज्ञ की वेदी सजाई गई। चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे। पूरे महल को वैदिक ढंग से पवित्र किया जा रहा था। लेकिन तभी दरबार के सबसे ऊपर वाले गुंबद से एक चीत्कार गूंजा, तुम सब मुझे मिटाना चाहते हो? अच्छा, अब मैं हर एक को मिटा दूंगा। और एक के बाद एक महल की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। दरवाजे तेज आवाजों के साथ बंद होने लगे। दीवारों से खून बहने लगा। यज्ञ के बीचों बीच एक आग का गोला उठा और उसमें आदित्य सिंह प्रकट हुआ। पर यह वही आदित्य नहीं था। उसके चेहरे पर गहरा काला धुआं था और आंखें बिल्कुल खाली। उसने सीधा राजा वीर सिंह की ओर देखा और कहा, अब बताओ पिता, क्या तुम अपने बेटे को ही जला पाओगे? राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उनके सामने उनका बेटा खड़ा था, पर वो जान चुके थे कि वो सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। राजा ने कांपते हाथों से अग्नि की ओर देखा और फिर अपनी तलवार उठाई। भीतर से आवाज आई, नहीं पिता, मैं अभी भी अंदर हूं, मुझे बचा लीजिए। वो आदित्य की आत्मा थी, कुएं से पुकारती हुई। राजा 2 तरफ बंट चुके थे। एक तरफ उनका जिंदा बेटा जिसमें बसी एक शैतानी आत्मा थी, और दूसरी ओर कुएं में फंसी एक मासूम पुकार। ब्रह्मानंद चिल्लाया, अगर आपने अभी यज्ञ पूरा नहीं किया तो तुषार वर्मन पूरे राज्य पर कब्जा कर लेगा। राजा ने आंखें बंद की और तलवार को आग में डाल दिया।
यज्ञ तेज हो गया। अग्नि की लपटें आकाश छूने लगीं और तभी उस तामसी आत्मा की चीख सुनाई दी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अभी अधूरा हूं, अधूरा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। आदित्य का शरीर जमीन पर गिरा, एक निर्जीव पत्थर की तरह। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसके सीने पर कान लगाया। धड़कन थी। ब्रह्मानंद मुस्कुराया, आदित्य लौट आया है, पर तुषार वर्मन गया नहीं है। वो अब कहीं और जा चुका है। 3 महीने बीत चुके थे। महल शांत था, या यूं कहें सन्नाटा गहरा गया था। आदित्य सिंह धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मगर उसकी याददाश्त पूरी तरह नहीं लौटी थी। उसने आखिरी बार जो देखा था वो था कुएं के भीतर झांकती एक जलती हुई आंख, और फिर गहरा अंधकार। राजा वीर सिंह ने पूरे महल में पूजन और शुद्धिकरण करवा लिया था, मगर तांत्रिक ब्रह्मानंद की एक चेतावनी आज भी उनके दिल में गूंज रही थी। तुषार वर्मन कहीं और जा चुका है, किसी और शरीर में। इसी बीच एक नया मेहमान महल में आया। नाम था सर्वनायक, एक नौजवान कलाकार जो शाही दरबार में चित्र बनाता था। उसका काम था पुराने राजा महाराजाओं की पेंटिंग बनाना। उसके हाथ में गजब की कला थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शांति नहीं बल्कि बेचैनी देता था। रानी साहिबा ने एक रात देखा कि सर्वनायक महल की पुरानी पोथियां पढ़ रहा है, जो केवल राजवंश के सदस्य ही छू सकते थे। जब पूछा गया तो बोला, मुझे इतिहास समझना है, तभी मैं सही चित्र बना सकूंगा। पर रात को उसी सर्वनायक को एक सेवक ने देखा। वो कुएं के पास खड़ा था और बुदबुदा रहा था, अब तू अकेला नहीं है तुषार, अब हम साथ हैं। दूसरे दिन से अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। महल की दीवारों पर खून के धब्बे फिर उभरने लगे। घड़ियां उल्टी चलने लगी। एक सेवक ने देखा रानी साहिबा अपने कक्ष में स्वयं से बात कर रही थीं, या शायद किसी छाया से। सबसे खौफनाक घटना तब हुई जब महल के राजगुरु को एक रात किसी ने जिंदा दफना दिया और सुबह उनकी लाश मंदिर के सामने प्रकट हुई, बिना किसी खरोंच के। पर उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंदर से ही जला डाला हो। राजा ने तुरंत ब्रह्मानंद को वापस बुलवाया। तांत्रिक बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो आया, कांपते हाथों में वही पुरानी माला और तंत्र। उसने आते ही कहा, मैंने सोचा था कि तुषार वर्मन खत्म हो गया, लेकिन अब समझ आया, उसने खुद को किसी में नहीं, किसी से मिला लिया है। राजा चौंके। क्या मतलब? मतलब यह कि अब वो एक आत्मा नहीं रहा, वह अब एक विचार बन चुका है जो किसी भी कमजोर दिमाग में उतर सकता है। और उस वक्त महल में सबसे कमजोर दिमाग था सर्वनायक। रात को ब्रह्मानंद और राजा ने एक प्रयोग किया। महल के पुराने चांदी के दर्पण को लाकर सर्वनायक को उसके सामने खड़ा किया गया। तांत्रिक ने कुछ तंत्र पढ़े और फिर दर्पण में जो दिखा उसे देखकर सभी दहशत में आ गए। दर्पण में सर्वनायक का चेहरा नहीं, तुषार वर्मन का चेहरा था। वही अधझला चेहरा, लाल आंखें और होंठ जो हौले से कह रहे थे, वापसी महल अब मेरा है। सर्वनायक जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अब महल के लिए अंतिम युद्ध की घड़ी थी। तांत्रिक ने कहा कि अब एकमात्र उपाय है प्राचीन तांत्रिक आत्मा विसर्जन अनुष्ठान, जो 7 चरणों में होता है। इसके लिए 7 रातें चाहिए और हर रात में एक सत्य का बलिदान देना होता है। पहली रात राजवंश की पूरी इतिहास पुस्तक जलाई गई। तुषार की पीड़ा वहीं से जन्मी थी। दूसरी रात महल का सबसे पुराना झूमर, जिसमें कभी तुषार वर्मन को राजतिलक से वंचित किया गया था, तोड़ दिया गया। तीसरी रात रानी साहिबा ने अपने हाथों से तुषार के पेंट किए गए चित्र को आग में झोंका। चौथी रात आदित्य ने स्वयं को कुएं के पास जाकर तुषार से क्षमा मांगी। हर रात आत्मा की चीखें तेज होती जा रही थीं, दीवारें कांपने लगी थीं। पर 5वीं रात सर्वनायक फिर गायब हो गया और सुबह उसके कक्ष में लिखा मिला, मैं अब इस महल में नहीं, मैं अब इस राज्य में हूं। ब्रह्मानंद ने सिर झुकाया और कहा, हम हार चुके हैं। अब वो सिर्फ महल में नहीं, पूरे राज्य में फैल चुका है। राजा वीर सिंह ने एक और निर्णय लिया, महल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अंतिम यज्ञ के बाद महल के द्वार बंद कर दिए गए और पूरे सामंतगढ़ में आदेश फैलाया गया कि कोई भी इंसान अब वापसी महल की ओर नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद ने आखिरी बार दहलीज पर माला रखी और कहा,
एक दिन फिर लौटेगा जब कोई फिर उस कुएं में झांकेगा। सालों बाद एक स्थानीय युवक ने वापसी महल की पुरानी कहानी पढ़ी और खोज के लिए वहां गया। महल अब पूरी तरह उजड़ा हुआ था, मगर कुआं अब भी था। जैसे ही उसने झांका, कुएं से धीमे स्वर में एक आवाज आई। काफी समय लग गया, स्वागत है। साल 1961। वापसी महल बंद हुए एक सदी से भी ज्यादा हो चुकी थी। राजा वीर सिंह अब इतिहास की किताबों का हिस्सा बन चुके थे। ब्रह्मानंद दास कब और कैसे मरा, कोई नहीं जानता। लेकिन सामंतगढ़ अब एक शांत कस्बा बन गया था, कम से कम बाहर से देखने पर भीतर कुछ अब भी जाग रहा था। वह युवक जिसका नाम था विक्रम, इतिहास का विद्यार्थी और रोमांच का दीवाना। उसने बचपन से वापसी महल की कहानी सुनी थी, लेकिन दूसरों की तरह डर नहीं बैठा था। उसमें एक जिज्ञासा थी। कई वर्षों के रिसर्च और राजवंश की गुप्त डायरी खोजने के बाद उसने तय कर लिया कि उसे उस कुएं तक पहुंचना ही है जिससे वापसी की शुरुआत हुई थी। एक शाम वह अपने कैमरा और डायरी के साथ महल की ओर बढ़ा। टूटी फूटी ईंटें, उखड़ी छतें और छतों से लटकते जाले उसके स्वागत में तैयार थे। लेकिन जब वह कुएं के पास पहुंचा तो हवा थम गई। अचानक उसने अपनी डायरी अपने आप पलटते देखी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी बातें पढ़ना चाहता हो। वह झुका और कुएं में झांका। स्वागत है, वही आवाज, वही धुन और उसी के साथ एक धक्का। विक्रम सीधे कुएं में गिर गया। 3 दिन बाद विक्रम गांव में लौटा, मगर वो अब वही विक्रम नहीं था। उसकी चाल में घमंड था, उसकी आंखों में शून्यता। वो बोलता कम था, मगर उसकी मुस्कान में अब सिर्फ शैतान बसा था। वो सीधे सामंतगढ़ के पुरातन किले की ओर गया, जहां अब एक पर्यटन केंद्र बनने की योजना थी। सरकारी अधिकारी, ठेकेदार और गांव वाले सब हैरान थे जब विक्रम ने वहां पहुंचकर कहा, ये जमीन मेरी है, ये ताज मेरा है, मैं लौट आया हूं। लोग हंसे, पर 2 दिन बाद ही वह सरकारी अफसर राजकुमार देशमुख की लाश झाड़ियों में मिली। शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर चेहरा ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ इतना भयानक कि उसका दिल ही रुक गया। एक के बाद एक जो भी महल की जमीन पर निर्माण करने आया, अजीब घटनाओं का शिकार होने लगा। एक मजदूर को काम करते समय किसी ने जोर से धक्का दिया, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। कैमरे में एक चेहरा कैद हुआ, राजसी पोशाक में, मगर जली हुई खाल के साथ और ताज पहने। फिर शुरू हुआ राज। विक्रम अब खुद को राजा तुषारवर्मन द्वितीय बुलाने लगा। उसने गांव में भाषण देना शुरू किया, लोगों को अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाई। लोग हंसते थे, जब तक रातों में उन लोगों के घर की दीवारों पर खून से लिखा दिखने लगा, क्योंकि तुमने मुझे फिर अनदेखा किया है। तब एक महिला आई, अर्चना। उसने विक्रम के बारे में सुनकर शोध शुरू किया। जब अर्चना ने उसकी तस्वीरें देखीं, उसे यकीन नहीं हुआ। विक्रम के चेहरे पर जली हुई परछाइयां थीं, लेकिन एक झलक ऐसी थी जैसे कोई और उस शरीर से झांक रहा हो। अर्चना, जो कि तांत्रिक विद्या की शोध करता थी, सीधा विक्रम से मिली। उसने उससे पूछा, अगर तुम राजा हो तो बताओ कि तुम्हारी रियासत कहां है। विक्रम मुस्कुराया, यह जो कुछ है सब मेरा है, और मेरी रियासत वहीं से शुरू होती है जहां पहला धोखा हुआ था, उसी कुएं से। अर्चना समझ चुकी थी, विक्रम अब नहीं रहा। वापसी महल फिर से खुलने को था। इस बार किसी राजा के आदेश से नहीं, एक आत्मा के आदेश से। गांव में रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगीं। पशु रातों में गायब होने लगे। बच्चों को सपनों में कोई कहता, मेरे पास आओ। और रात 3 बजे पूरा कस्बा एक भयानक चीख से गूंजता, अब कोई नहीं बचेगा। अर्चना ने एक दिन अपने कमरे में एक पुराना दस्तावेज खोला, आत्मा समाधान यंत्र, जिसमें एक अंतिम उपाय लिखा था। यदि आत्मा ने शरीर और चेतना दोनों को जीत लिया हो, तो केवल उसी वंशज का खून उसे रोक सकता है जिसने कभी उसे नकारा था, और वो वंशज था आदित्य सिंह का पोता। रात 12 बजे सामंतगढ़ की हवाओं में फिर वही अजीब सरसराहट फैल चुकी थी। हवाएं पेड़ों से नहीं टकरा रही थीं, जैसे वो भी किसी अदृश्य डर के सामने झुक गई हों। विक्रम, या कहें अब तुषारवर्मन, महल के पुराने सिंहासन कक्ष में बैठा था। राजसी पोशाक, मगर चेहरा अधजला। उसकी आंखों में अब आग नहीं, सिर्फ अंधकार था। हर बीतता दिन उसकी आत्मा को और मजबूत कर रहा था, और वह एक एक कर
पूरे गांव को अपने वश में कर चुका था। उधर अर्चना ने एक बड़ा काम कर दिखाया था। वह पहुंच चुकी थी जयपुर, जहां एक बूढ़ा शख्स अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहा था। राजकुमार यशवर्धन, राजा वीर सिंह के परिवार का अंतिम वंशज और आदित्य सिंह का पोता, वो सब कुछ भूल चुका था। पर जब अर्चना ने वापसी महल की तस्वीरें दिखाईं, तो उसकी आंखों में हल्की चमक लौटी। मैंने इस जगह को सपनों में देखा है। वहां कोई मुझे पुकारता है, जली हुई शक्ल और एक आवाज, तेरा खून ही मेरी रिहाई है। अर्चना समझ चुकी थी, तुषार वर्मन अब अंतिम बलिदान चाहता है। पर अगर सही यज्ञ विधि में यशवर्धन का खून मात्र कुछ बूंदें चढ़ा दी जाएं, तो आत्मा को फिर से जकड़ा जा सकता है, हमेशा के लिए। अंतिम रात्रि, यज्ञ और टकराव। अर्चना और यशवर्धन महल में पहुंचे। चारों ओर सिर्फ वीरानियां, टूटी खिड़कियां, झुकी दीवारें और वो कुआं जो अब भी खुला था, जैसे इंतजार में। अर्चना ने यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजी, महल की दीवारें कंपाने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं, और तभी विक्रम प्रकट हुआ, सिर पर ताज, मगर चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। तुम फिर आए हो मुझे बांधने? मैं अब आत्मा नहीं, मैं राजा हूं। मेरे पास शरीर है, चेतना है, साम्राज्य है। वो अर्चना की ओर बढ़ा, मगर तभी यशवर्धन आगे आया और कहा, मैं तेरा वंशज नहीं, तेरे अधूरे इतिहास की पूर्णता हूं। और उसने अपनी हथेली काटकर खून की 2 बूंदें यज्ञ अग्नि में डालीं। तुरंत लपटें भड़क उठीं, आसमान गरज उठा, कुएं से चीख निकली, नहीं, तुम मुझसे ताज नहीं छीन सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर उठा। अर्चना मंत्र पढ़ती रही। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा, आंखें सफेद होने लगीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। विक्रम का शरीर अब सामान्य था। आंखें खोलीं और उसने धीमे स्वर में पूछा, मैं कहां हूं? वो लौट चुका था। अंतिम दृश्य, महल की सीलिंग। अर्चना, यशवर्धन और गांव वालों की मदद से वापसी महल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुएं को लोहे की चादरों और तांत्रिक मुहरों से सील कर दिया गया। सभी किताबें, दस्तावेज और तुषार वर्मन से जुड़ी हर निशानी आग में प्रवाहित कर दी गई। लेकिन अर्चना जानती थी, शैतान को हराया जा सकता है, मिटाया नहीं। आज भी अगर कोई सामंतगढ़ के पुराने महल के पास से गुजरता है, तो रात के तीसरे पहर वहां से एक धीमी सी पुकार आती है, एक बार फिर कोई आएगा और मैं फिर लौटूंगा। प्रेजेंटेड बाय द हॉरर एक्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आत्माओं तक पहुंचती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डर की ये कहानियां अभी खत्म नहीं हुई।